Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये साल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा सबके लिए, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें बहुत सारे चेंजेस को जो है वो इस साल फेस किया। लॉकडाउन के कारण उनके जो है वो स्कूल और कॉलेजेस बंद हुए, फिर उनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए, फिर उन्होंने जो है वो रिजल्ट का इंतज़ार किया और फिर वो रिजल्ट उनके इंटरनल असेसमेंट के रूप में उनके सामने आया। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन स्टडी को जो है वो फेस किया। लेकिन अब जो चेंज अब उनकी लाइफ में जो आने वाला है वो एक बहुत ही जो है वो रिलीफ देने वाला है, बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है। और इस चेंज की जो है वो हमारे देश को जो है, हम सबको जो है वो बहुत लंबे समय से जो है वो इसका इंतज़ार था। तो वो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो अगर मैं अपने देश की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो अब से पहले जो एक एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में था वो था 10+2 फॉर्मेट के आधार पर। लेकिन अब उस फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये 5+3+3+4 फॉर्मेट है क्या, आज हम जो है वो ये देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूं तो ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें रोड सिस्टम खत्म हो रहा है, मतलब रट्टाफिकेशन खत्म हो रहा है। आज से पहले जब हम कभी एग्जाम देने जाते थे, या आप में से भी बहुत सारे, तो हमें ये होता था कि बस जो हमने याद किया है जो वो एग्जाम तक एटलीस्ट जो है वो हमें याद रहे, वहां पे हम लिख पाए, बाद में भूल जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पेरेंट्स भी प्रे करते थे जो इसने सारी सारी रात मेहनत की, सुबह से शाम तक पढ़ा या पढ़ी, वो अब जाके ये ना वहां तक याद रहे। तो कहने का मतलब हम याद करते थे इसलिए कि हमें पेपर पे लिखना है और उस लिखे हुए के हमें मार्क्स मिलने हैं, राइट। उसकी नॉलेज है हमें प्रैक्टिकली या नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी एक छोटी सी और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हम में से 10th में सारे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं और कुछ तो कॉलेजेस में भी साइंस फिजिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अपने आप में से पूछना, आप लोगों ने आज दिन तक कितनों ने जो है वो बल्ब चेंज किया है, ठीक है। कितनों ने ऑनेस्टली बताना कि जब हम टॉर्च में या घड़ी में सेल डालते हैं तो हमने बड़ी अच्छी तरह वो डायग्राम बना के वो सीखे हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। लेकिन कितनों ने वो सेल डालने के बाद उसे जगा के देखा है कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो इसके टर्मिनल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक पेपर वर्क नॉलेज थी जिसको हमने याद किया था, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में या उसको वाक्य ही जो है वो सीखना, वो एक अलग जरिया था, तो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अब वही प्रोसेस, वही एक न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो लेके गवर्नमेंट जो है ने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले 5 साल जो बच्चे के हैं उसको फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। फाउंडेशन स्टेज जैसे कि ये अपने नाम को ही डिफाइन कर रहा है। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे की नींव को जो है वो बहुत स्ट्रांग बनाया जाएगा, बहुत मजबूत बनाया जाएगा। उसको जो है वो प्ले वे में सिखा के कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे शब्दों को पढ़ना है, तो फन और डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा। इसमें भी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज द प्राइमरी और प्री स्कूल एंड द क्लास 1 एंड 2। और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 3 से 8 साल तक की है। तो इसमें बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना और शब्दों की जानकारी वगैरह सिखाई जाएगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक और चीज जो है वो गवर्नमेंट ने ऐड की है, दैट इज द रीजनल लैंग्वेज। कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही या हिंदी में ही इन चीजों को सीखें। वो जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां की जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पहले 5 साल की एजुकेशन जो है वो बच्चा सीखेगा। लेकिन अभी जो है ये 100% नहीं पता कि ये ऑप्शन में है या कंपल्सरी है, राइट। तो उसके बाद हम आगे आते हैं अगले 3 साल, दैट इज क्लास 3rd to 5th। तो इसको जो है वो एलिमेंट्री और प्रीपरेटरी एजुकेशन नाम दिया गया है। इसमें बच्चों को सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी। आर्ट्स क्या होता है, सोशल स्टडीज क्या होती है, साइंस क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, तो इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाएगी।
उसके बाद हम आते हैं अगले 3 साल जो कि मिडिल और प्री सेकेंडरी एजुकेशन है, मीन्स क्लास 6 to 8। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इनोवेटिव होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आके सबसे पहले सिलेबस तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जितना भी सिलेबस होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग चेंज, बच्चे जो है वो कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे। कंप्यूटर कोडिंग जो कि शायद अब से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो हम कॉलेज में सीखते थे, या अभी भी सीखते हैं कुछ बच्चे, लेकिन सारे नहीं। और अब ये जो कंप्यूटर कोडिंग है, ये हमारे देश के, भारतवर्ष के हर बच्चे को जो है वो सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसे एक एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। तो ये बहुत ही जो है वो अच्छी बात की गई है। अब अदर कंट्रीज की तरह हमारे बच्चे जो है वो खुद जो है वो सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन की जो बनाने की जो टेक्नोलॉजीज है वो स्कूल्स में सीख पाएंगे। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में, दैट इज फ्रॉम क्लास 6 to 8, उन्हें जो है वो वोकेशनल कोर्सेज जो है वो स्कूल में जो है वो लाए जाएंगे और उनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें दी जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज में उनको और तो और इंटर्नशिप तक भी करवाई जाएगी। इंटर्नशिप नाम, यू फील जेलस, राइट? क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप जो हम लोग ये कॉलेज स्टूडेंट कब करते हैं, जब उनका कॉलेज कंप्लीट होने वाला होता है या उनका जो लास्ट ईयर होता है, और अब 6 के हमारे टाइमिंग्स, ठीक है, वो इंटर्नशिप करेंगे। यस, इट इज ट्रू कि उनको इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा, और इसके लिए जो है वो 10 डेज जो है वो बैगलेस पीरियड होगा। मतलब 10 दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल में आना है, और उन्हें जो है वो उन वोकेशनल जो ट्रेनिंग जॉब्स हैं उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है, उन चीज़ों को करना है। उनमें बहुत सारे कोर्सेज होंगे, फॉर एग्जांपल प्लम्बरिंग हो गया, कारपेंटरिंग हो गया, बेल्डिंग करना हो गया, गार्डनिंग हो गया। ये बहुत सारे प्रैक्टिकली जो है वो कोर्सेज होंगे जिन्हें स्टूडेंट जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट के आखिरी 4 साल। ये भी स्टूडेंट के बिल्कुल जो है वो अब से अभी तक जो क्राइटेरिया है उससे बिल्कुल चेंज होने वाला है। सबसे पहला क्राइटेरिया चेंज है कि इसमें अब सेमेस्टर सिस्टम आने वाला है। तो एनुअली से सेमेस्टर सिस्टम चेंज हो रहा है। साल में 2 बार आपको जो है वो एग्जाम देने पड़ेंगे, और उन्हीं दोनों एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा। सेकेंडली, आपके पास जो सबसे बड़ी ऑप्शन जो थी अभी तक, हमें जो है वो 3 स्ट्रीम में फिट कर दिया जाता था, दैट इज द साइंस, अकाउंटेंसी एंड ह्यूमैनिटीज। तो एक 9th 10th से ये बच्चे को रटा दिया जाता था, तुम इतने % लाने पड़ेंगे तभी तुम्हें ये स्ट्रीम मिलेगी, और उसके लिए बच्चा जो है वो जद्दोजहद करता रहता था। लेकिन अब ये जो एक फिट था उन 3 स्ट्रीम में करने का, इस प्रोसेस को हटा दिया गया है। मैं बहुत सारे ऐसे 10th के बच्चों को जानती हूँ, और हम में से भी हर किसी का होता है कि जो 10th में साइंस होती है वो एक ही बुक होती है, कॉम्बो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैम हमें फिजिक्स अच्छे नहीं लगती क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो कुछ कहेंगे जी हमें बायो अच्छी नहीं लगती, कुछ कहते हैं हमें केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है। लेकिन एक पेरेंट्स का होता है कि तुम्हें जो है वो 11th में जाके साइंस लेनी है, और साइंस बच्चा जब लेता है तो उसमें कॉम्बो ही उसका था कि आपको फिजिक्स भी लेनी है, आपको बायो भी लेनी है, आपको केमिस्ट्री भी लेनी है अगर वो मेडिकल लेता है तो। अब भाई जब मुझे केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है, मुझे बायो पसंद ही नहीं है, तो मैं उस सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो वो समझ ही नहीं आती, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये चीजें जो जबरदस्ती अब तक स्टूडेंट के ऊपर थोपी जाती थी, वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हो, दिल से नहीं पढ़ते हो, आप उसमें कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। तो ये प्रोसेस जो हटा दिया गया है, स्टूडेंट के सिर से ये बोझ हटा दिया गया है। मतलब अब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो स्ट्रीम सिस्टम हट गया है। मतलब अगर मुझे फिजिक्स नहीं लेनी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, और मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है, या मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, या मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मैं बाकी अपने अदर सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना सोच के। साइंस का स्टूडेंट म्यूजिक की क्लास लगाएगा, ठीक है, वो भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है।
मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो 10th में आते हैं उनसे उनका स्पोर्ट्स जो है वो बंद करवा दिया जाता है। रीजन 10th है, बोर्ड है, अगर बोर्ड में तुम अपने स्पोर्ट्स को टाइम डिवोट करोगे तो उतना टाइम तुम्हारा एकेडमिक में कम हो जाएगा, अगर एकेडमिक में कम हो जाएगा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो छोड़ दो, ये तो बस वो भी है, बाद में देखेंगे, राइट। तो जिस चीज को बच्चा दिल से करता है, उसे स्पोर्ट्स पसंद है, जबरदस्ती एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी लाने के कारण उनसे वो चीज जो है वो छीन ली जाती है, राइट। तो अब ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा कि अब जितने भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनको बराबर दर्जा दिया गया है, कोई सब्जेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है, सारे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका एग्जाम होगा और उसके मार्क्स जो है वो आपकी रिपोर्ट कार्ड में लगेंगे। तो अभी भी अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने फेस किया होगा जो स्पेशली 10th के होंगे इस साल, कि जब आपका रिजल्ट निकलता है तो आप अपनी परसेंटेज अगर किसी को बताते हैं तो सामने वाला होता है कि अपने बेस्ट 5 में बताओ आपकी क्या परफॉर्मेंस है। व्हाट बेस्ट 5? बेस्ट 5 क्या है? मीन्स एक बच्चे को स्कूल में पूरा साल आईटी पढ़ाया गया, एक बच्चे को पूरा साल जबरदस्ती फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया गया, लेकिन उन सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? ऑप्शनल सब्जेक्ट में। उसने उतना ही टाइम उन सब्जेक्ट को डिवोट किया, प्रॉपर क्लासेस लगाई, एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स गेन किए, राइट। लेकिन जब उसका रिजल्ट पूछा जाता है या बनाया जाता है तो बेस्ट 5 में बनाया जाता है। क्यों भाई? अगर उसने वो पूरा साल पढ़ा है, वो भी सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंस रखते थे, तो ये आज से पहले नहीं था, लेकिन आने वाले इस सिस्टम में ये सारी जो ड्रॉबैक्स थी, ये सारी कमियां थी, इनको हटा दिया गया है। अब हर सब्जेक्ट आपका जो है वो इक्वली जो है वो बराबर इंपॉर्टेंस रखेगा, तो ये बहुत अच्छी बात की गई है। उसके बाद ये जो स्ट्रीम सिस्टम मैंने पहले बता दिया हटा दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अब बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट लेके जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते थे। तो ये थी हमारी स्कूलिंग इंफॉर्मेशन। अब हम आगे जाते हैं कॉलेज की तरफ। तो जब हम कॉलेज में जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए, तो कॉलेज की जो डिग्री है वो 3 से 4 साल की है। तो पहले 3 साल की होती थी, अभी भी 3 साल की है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप 3 साल की लेना चाहते हो लेकिन या 4 साल की। लेकिन इससे पहले जो कमियां थी वो ये थी कि अगर आपने मान लो 1 साल कोई कोर्स किया और आप किसी कारण अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो 1 साल आपका खत्म हो जाता था, मतलब वो 0 हो जाता था। और अगर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती थी तो वो फर्स्ट ईयर एड नहीं होता था, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी भी 12th है। आपने 2 साल में डिवोट किए और आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो भी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 12th है। मतलब वो 2 साल जो आपने डिवोट किए वो किसी गिनती में नहीं आते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बहुत सारे आप अपने आसपास देखोगे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्हें किसी कारण से जो है वो स्टडी कंटिन्यू वो नहीं कर पाते। फाइनेंशियली कंडीशन हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता था, उनका वो टाइम जो उन्होंने डिवोट किया 1 साल या 2 साल, उन्होंने जो फीस भरी वो सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है कि मान लो अगर आपने डिग्री में फर्स्ट ईयर अपना सिर्फ पहला साल डिवोट किया है और आगे आप कंटिन्यू नहीं अपनी स्टडी कर पा रहे हो, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। और अगर आपने 2 साल उसमें डिवोट किए हैं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपने 3 साल लगाए हैं तो तब तो वो डिग्री होगी। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, 4th ईयर की एडिशनल है, मतलब मर्जी है 3 साल बाद भी आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप 4th ईयर भी जो है वो स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हो तो आपकी डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ रिसर्च कहलाएगी, बैचलर डिग्री ऑफ रिसर्च कहलाएगी। मतलब 4th ईयर में जो है आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के साथ जो है वो काम करना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा जो भी 4 ईयर उसमें लगाएगा। इस 4th ईयर लगाने के एक बेनिफिट और भी है। एक तो आपको प्रैक्टिकली रिसर्च करने का जो है वो मौका मिलेगा, रिसर्च करने का। और दूसरी बात, अगर आप आगे
फर्दर इन फ्यूचर अपनी आगे की स्टडी करना चाहते हो, मतलब एमएससी, एमएससी, मास्टर डिग्री कुछ करना चाहते हो, तो वो अब 1 साल की रह जाएगी। वैसे ये 2 साल की होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिग्री में 1 साल अपना डिवोट कर दिया है, तो अब ये 1 ईयर की रह जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 4 ईयर जो है वो डिग्री हासिल की है, और जिन्होंने 3 साल की है उनके लिए 2 साल पहले भी था और अभी भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो इसमें भी आप एक साथ जो है अगर चाहते हो कि मैं एक से ज्यादा कोर्सेज या डिग्री करना चाहता हूँ तो वो आप कर सकते हो। और साथ में एग्जिट वर्ड आ गया, मान लो आप दोनों कोर्सेज इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, 1 साल बाद आप किसी कारण से एक कोर्स को छोड़ना चाहते हो तो आप उसे छोड़ सकते हो। दूसरा इसमें है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि एक सेविंग अकाउंट, ठीक है, कि आपने जो भी टाइम एजुकेशन को दिया वो अब आपका जीरो नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो एक सेविंग के रूप में बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो बीटेक में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर करने के बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा उसे कंटिन्यू करना और मैं ड्रॉप आउट करना चाहती हूँ, तो मैंने अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया तो वो जो मैंने 1 साल डिवोट किया है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा अदर किसी कोर्स में, ठीक है, अदर किसी कोर्स में मैं उस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। इससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम हमने ऊपर स्कूलिंग का किया, जो रिपोर्ट कार्ड का, रिपोर्ट कार्ड में एक चीज और ऐड आपकी हुई थी, दैट इज द 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट मतलब अभी तक जो हमारी रिपोर्ट कार्ड बनती थी वो कैसे बनती थी, टीचर जो है वो आपकी पूरी साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको जज करते हैं, मतलब असेसमेंट के आधार पे आपकी जो है वो रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है। लेकिन अब इसे नाम दिया गया है 360 डिग्री असेसमेंट। मतलब इसमें टीचर तो अपना असेसमेंट के अकॉर्डिंगली मार्क्स लगाएंगे, लेकिन आप खुद भी अपने मार्क्स लगाएंगे, आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि इस साल आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आप उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स लगाओगे। सेल्फ इवेल्युएशन के साथ साथ आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपको इवेल्युएट करेंगे और इसके साथ साथ आपका बिहेवियर, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें जो है वो मायने करेंगी और उन सब का रिकॉर्ड जो है वो सारा आपका रिपोर्ट कार्ड के रूप में बनेगा और ये सब कुछ डिजिटल होगा। ठीक है जी, तो कहने का मतलब जिस भी साल आपने अच्छा बुरा या जैसा भी किया है वो हमेशा के लिए अब एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है फी कैपिंग। तो फी कैपिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो अपनी मर्जी से जो है वो फी स्ट्रक्चर कुछ भी जो है वो रख लेते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चाह के भी अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब वो हर कोर्स की जो है वो एक फी लिमिट रखेंगे, तो और कोई भी कॉलेज जो है वो उससे ऊपर जो है वो किसी स्टूडेंट से फीस जो है वो नहीं ले पाएंगे, राइट। तो उसे हमने कह दिया फी कैपिंग और ये तो MA/MSc मैंने पहले आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन बच्चों की जो इस साल बोर्ड को फेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ी कंफ्यूज है कि भाई ये फंडा क्या है, क्या होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है वो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर हम कहें तो आफ्टर 34 ईयर्स, 34 सालों बाद एक जो 10+2 का फॉर्मेट था वो चेंज होने जा रहा है। तो इतना बड़ा फॉर्मेट और इतने जो है वो स्केल के ऊपर जब चेंज होगा तो इसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर ये जो फॉर्मेट है ये शुरू हो जाएगा, लेकिन आप लोग जो इस साल 10th और 12th में है, आपको पहले गिफ्ट मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गए। तो आप अपनी जो है वो स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपके ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगली अपडेशन में जल्दी मिलते हैं।